नमस्कार। आज हम बात करेंगे एक नए पेंशन स्कीम की जिसको केंद्र सरकार ने मंजूरी दे दी है। कहते हैं कि आदमी के अंतिम समय में जो बचा हुआ धन होता है, जो उसकी स्त्री होती है और पुराना कुत्ता, ठीक है? जो पुराना कुत्ता होता है, जो जानवर होता है, वही काम के होते हैं और सब बेकार होता है, ठीक है? तो जो सरकारी कर्मचारी हैं, उनके लिए जो पेंशन है, ये बहुत ही अहम भूमिका निभाता है उनके अंतिम समय में, उनके जीवन के अंतिम समय में, ठीक? तो केंद्र सरकार का बहुत बड़ा फैसला आ चुका है। यूनिफाइड पेंशन स्कीम की उन्होंने मंजूरी दे दी है। एक नया पेंशन स्कीम, इसके पहले एनपीएस, न्यू पेंशन स्कीम लागू था, जिसमें एश्योर्ड पेंशन नहीं था, मतलब एक निश्चित पेंशन की राशि आपको नहीं मिलती थी, ठीक? इसमें आपको निश्चित राशि मिलेगी। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे यूपीएस क्या है, यानी कि यूनिफाइड पेंशन स्कीम क्या है, ओपीएस यानी ओल्ड पेंशन स्कीम क्या है, और एनपीएस यानी कि न्यू पेंशन स्कीम क्या है। ठीक है, इन तीनों के बारे में हम चर्चा करेंगे। कौन एलिजिबल है, कौन एलिजिबल नहीं है इस पेंशन को पाने के लिए, ठीक है? तो चर्चा करते हैं फिर। ये 1 अप्रैल से ये स्कीम लागू होगा, 1 अप्रैल 2025 से, यानी आने वाले अप्रैल माह में। सेंट्रल कैबिनेट ने यूपीएस नई पेंशन स्कीम को लागू कर दिया है। किसके लिए या किन लोगों के लिए? खास करके जो सेंट्रल गवर्नमेंट के कर्मचारी हैं, उनके लिए ये स्कीम जारी हो चुका है, ठीक है? जो स्टेट गवर्नमेंट के कर्मचारी हैं, वो राज्य सरकार के ऊपर निर्भर करता है कि वो एनपीएस अपने राज्य में लागू करेंगे कि यूपीएस को लागू करेंगे, ठीक है? कब लागू होगी ये मैंने आपको बता दिया, 1 अप्रैल 2025 से उस समय एनपीएस को हटा दिया जाएगा। जो वर्तमान में पेंशन स्कीम चल रही एनपीएस, न्यू पेंशन स्कीम, उसको हटा के, उसको रिप्लेस करके यूनिफाइड पेंशन स्कीम को लागू कर दिया जाएगा। एनपीएस को हटाया क्यों जा रहा है? क्या कमी है? किस कारण हटाया जा रहा है? तो हटाया इसलिए जा रहा है क्योंकि विपक्ष की जो पार्टियां हैं वो बहुत विरोध कर रही हैं। उनका कहना है कि जो कर्मचारी हैं, जो सेंट्रल गवर्नमेंट के कर्मचारी हैं, उनका नुकसान हो रहा है, और राज्य में जो कर्मचारी हैं, अगर हम स्टेट लेवल पर उसको लागू करते हैं तो वहां पर भी कर्मचारियों का नुकसान होता है। तो इसलिए जो नॉन बीजेपी गवर्नमेंट है, अगर किसी स्टेट में नॉन बीजेपी गवर्नमेंट शासन कर रही है, तो उन्होंने एनपीएस लागू नहीं किया, वहां पर ओपीएस लागू किया है, ओल्ड पेंशन स्कीम, जो बहुत हद तक यूपीएस यानी यूनिफाइड पेंशन स्कीम के समान ही है। फिर इसके बाद जितने भी कर्मचारी हैं, उन्होंने भी इसका जो है विरोध कर रखा है। किसका? एनपीएस का। कहां-कहां पर एनपीएस को लोगों ने नकार दिया है, किन-किन राज्यों में? तो हिमाचल प्रदेश में 2023 में, राजस्थान में और पंजाब में, ठीक है? कमियां थी, कमियां यही है कि एनपीएस में कमियां, सबसे बड़ी कमी तो यह है, एश्योर्ड आपको पेंशन नहीं मिलता, तो कर्मचारी तो खुद ही परेशान हो जाएगा। दूसरा, उसी की सैलरी से 10% काटकर उसका पेंशन दिया जाता था। मतलब अगर कोई 1 लाख रुपया पा रहा है सैलरी, तो उसका 1 लाख रुपए में से 10% यानी 10,000 रुपया हर महीने कटेगा, ठीक है? पेंशन के रूप में उसको जाना है। अब यह पेंशन स्कीम इतने जल्दी लाया क्यों जा रहा है, या इस वक्त लाया क्यों जा रहा है? तात्कालिक कारण या त्वरित कारण, जो भी आप कह सकते हैं। तो महाराष्ट्र, झारखंड, हरियाणा, जम्मू कश्मीर में चुनाव आ रहे हैं, लाभ के लिए, चुनाव के लाभ के लिए ये सारे कार्यक्रम किए जा रहे हैं। सरकारों को दूसरों की समस्या तब दिखाई पड़ती है जब उनको अपना सिद्ध साधना होता है, ठीक है? अपना हित साधना होता है, सिद्ध नहीं, अपना हित साधना होता है।
तो अपने हित को साधने के लिए बीजेपी गवर्नमेंट लेकर आ रही, क्योंकि आप जानते हैं कि बहुत करारी एक प्रकार से हार हुई है। हार नहीं कह सकते, लेकिन मनोबल गिरा है इनका, बीजेपी वालों का। तो उन्होंने सोचा कि ये जो समस्या है इसको थोड़ा सा हल किया जाए, न कि इसको और बढ़ाया जाए। ठीक, अब हम बात करेंगे यूनिफाइड पेंशन स्कीम के बारे में। इतनी बात चर्चा हमने कर ली है, अब थोड़ा सा यूनिफाइड पेंशन स्कीम के बारे में भी बात कर लें। एक तो यह नया पेंशन स्कीम है जिसके तहत केंद्र सरकार के अधीन जो कर्मचारी हैं उनको पेंशन दिया जाना है। ठीक है, और एक निश्चित पेंशन दिया जाएगा, एश्योर्ड पेंशन दिया जाएगा कि हाँ भाई, इससे कम तो आपको नहीं मिलेगा। पेंशन कितना मिलेगा इसकी चर्चा कर लें। तो जो आपका 12 महीने की जो सैलरी, अंतिम जो 12 महीने की सैलरी है या रही है, उसी को आधार बनाकर 50% सैलरी का आपको पेंशन के रूप में दिया जाएगा। यानी कि अगर आप 1 लाख रुपया कमा रहे हैं तो आपको 50% के हिसाब से पेंशन दिया जाएगा, यानी 50,000 रुपये आपको प्रतिमाह पेंशन के रूप में मिलेगा। अब कुछ आपको शर्तें भी दे रखी हैं इन लोगों ने कि क्या क्या शर्तें हैं, उसको आपको फुलफिल करना पड़ेगा। तो कर्मचारी को कम से कम 10 वर्षों की सेवा देनी ही अनिवार्य है। इससे कम रहेगी तो आपको पेंशन नहीं मिलेगा, इसका लाभ नहीं मिलेगा आपको। और क्या मिलेगा आपको? 10% सैलरी का आपको मिलेगा। दस परसेंट सैलरी का आपको मिलेगा। अगर आप 1 लाख रुपया कमा रहे थे और 10 साल ही सेवा आपने दी है, मतलब आपने केवल 10 साल की सेवा दी और आप रिटायर हो गए, तो आपको 10,000 मिलेगा अगर आपकी सैलरी 1 लाख रही होगी तो। ठीक, पूर्ण पेंशन पाने के लिए, मतलब पेंशन की पूरी जो सीमा है वो आपके ऊपर लागू हो, तो उसके लिए आपको चाहिए कि आप कम से कम 25 वर्ष की सेवा दें सरकार को। कम से कम 25 वर्ष की सेवा दें। अगर इससे कम रहेगा तो उसी हिसाब से परसेंटेज आपका घट जाएगा पेंशन का। तो 50% की सैलरी के हिसाब से आपको पेंशन दिया जाएगा। जिसे पेंशन मैंने आपको बता दिया कि 1 लाख आप कमा रहे हैं तो 50% इसका लगभग 50,000। ठीक है, 50,000 आपको मिलेगा अगर आप 25 साल की सेवा देकर तब रिटायर हुए हैं, कम से कम। और 10 साल का अगर आपने सेवा दिया है तो आपको 10% के हिसाब से 10,000 दिया जाएगा। अब कुछ सवाल आपके मन में आ रहा होगा, अगर कर्मचारी की मृत्यु हो गई उसके बाद उसका पेंशन कितना मिलेगा? तो अंतिम पेंशन की राशि जो रही होगी, जो आप पेंशन पा रहे थे अपनी मृत्यु के पहले पहले तक, या आपके कोई व्यक्ति, आपके कोई हितबंध या आपके पिताजी या कोई भी, अगर वो पेंशन राशि अंतिम तिथि में जो पाए हैं उसी का जो है 60% राशि पेंशन के तौर पर दिया जाएगा। मतलब अब सैलरी के हिसाब से नहीं दिया जाएगा, अब जो पेंशन पा रहे थे उसके हिसाब से 60% के हिसाब से आप पाएंगे। जैसे कि आप मानिए कि 1 लाख रुपए हम लेकर चल रहे हैं, तो 1 लाख आपका सैलरी था, उसके जगह आपने 50,000 प्राप्त किया पेंशन। अब आपकी मृत्यु हो गई तो आपके जो परिवार वाले हैं वो क्या पाएंगे? 50,000 का 60% यानी लगभग 30,000 रुपए आपके मरने के बाद पेंशन आपकी वाइफ को या आपके बच्चों को मिलता रहेगा। अब आपको प्रश्न ये आपके मन में आ रहा होगा कि समय बढ़ता जाएगा, महंगाई भी बढ़ेगी, तो ऐसे में क्या? ऐसे में सरकार ने पहले से ही व्यवस्था कर रखी है, आपका पेंशन समय समय पर बढ़ता रहेगा। ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर्स के आधार पर महंगाई दर देखी जाएगी, उसके हिसाब से आपकी पेंशन की दर या धनराशि बढ़ाई जाएगी। ठीक, कितने कर्मचारी इससे लाभान्वित होंगे, मतलब कितने लोग इससे लाभान्वित होंगे? तो 23 लाख गवर्नमेंट के एम्प्लॉय, जो सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय हैं, वो सीधे तौर पर लाभान्वित होंगे। और अगर सभी राज्यों के जो गवर्नमेंट है उन्होंने अपने अपने राज्यों में एनपीएस की जगह यूपीएस या ओपीएस की जगह पर यूपीएस का लागू कर दिया, तो
लगभग 90 लाख, यानी कि हर राज्यों में ये लागू हो जाए और सेंट्रल गवर्नमेंट अपने पूरे देश में लागू कर दे। सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज और स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज, अगर इन सब पर एनपीएस लागू यूपीएस लागू कर दिया जाए तो लगभग 90 लाख कर्मचारी इससे फायदा पाएंगे, लाभान्वित होंगे। अब सबसे बड़ी खुशी किस लिए है, किसके लिए है? जो 2004 में सेवा में आए, जिन्होंने नौकरी करना शुरू किया और रिटायर हो गए 2019 में, ठीक है, या 2004 के बाद जिन्होंने ज्वाइन किया और 2019 में, 2020 में, 21, 22, 23 में जहां भी जब भी वो रिटायर हुए हों, तो उनको भी इसका जो है लाभ दिया जाएगा। सरकार ने कहा है कि आप एनपीएस की जगह आप यूपीएस स्कीम का लाभ उठा सकते हैं। आपको सभी चीजों का जो है आधार बनाकर, आंक कर, उनके जो डाटा है, आपका जो एनपीएस के तहत आपने जितना भी पेंशन प्राप्त किया है उसको देखा जाएगा, और यूपीएस के तहत आपको कितना पेंशन मिल सकता था उसको देखा जाएगा। फिर इसके बाद जो राशि आपको कम मिली है वो राशि आपको अतिरिक्त रूप में दे दी जाएगी, यानी कि दोनों तरफ से आपके हाथों में लड्डू है। अब थोड़ा सा ओपीएस, इससे पहले मैं थोड़ा सा बता दूं कि जो एग्जाम पॉइंट से कि क्या जरूरी है आपके लिए। एक तो टीबी सोमनाथन के अध्यक्षता में इसका गठन हुआ, इस कमेटी का, ठीक है। इसी ने फिर निर्णय लिया, फैसला दिया। 100 से अधिक मीटिंग इन्होंने की और इन मीटिंगों में राज्य सरकारों से, विभिन्न विभिन्न संगठनों से, कर्मचारियों से वार्तालाप करके उनको पता चला कि हमको क्या करना चाहिए। तो उन्होंने फैसला लिया कि एनपीएस को रिप्लेस करके यूपीएस पेंशन स्कीम को लागू करेंगे, यूनिफाइड पेंशन स्कीम को। ये सारी बातें हो गई। अब हम थोड़ा सा ओपीएस के बारे में बात करेंगे, ओल्ड पेंशन स्कीम के बारे में, जो कि अटल बिहारी वाजपेयी जी के सरकार के समय चल रही थी। इसके बाद उन्हीं के समय एनपीएस लागू किया गया, ठीक है। और फिर एनपीएस के बारे में बात करेंगे, न्यू पेंशन स्कीम के बारे में। तो ओल्ड पेंशन स्कीम में क्या होता था कि केंद्र स्तर पर जितने भी कर्मचारी थे उनको 50% के हिसाब से, जो आप उनकी सैलरी होती थी उसके 50% के हिसाब से उनको पेंशन दिया जाता था। एक एश्योर्ड पेंशन मनी उनको मिल जाती थी, पेंशन राशि मिल जाती थी। और महंगाई भत्ते, मतलब कि महंगाई के दर के हिसाब से उनका पेंशन भी बढ़ता रहता था, एकदम जैसे आपका यूपीएस वाला सिस्टम है। मतलब कि इस पेंशन स्कीम के तहत ओपीएस भी लगभग काम करती थी। लेकिन होता क्या था कि बजट में इसके लिए अलग से धनराशि देना पड़ता था। तो लोगों ने या अर्थशास्त्रियों ने कहा कि ये जो है भारत की अर्थव्यवस्था के लिए अच्छा नहीं है, या भारत के बजट के लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि ये ऐसी जगह पर धन जा रहा है जहां से एक भी रुपए का कोई काम होना नहीं है। तो इसके लिए अलग से आप व्यवस्था करिए, ना कि किसी अन्य जगहों से आए हुए टैक्स का पैसा जो बजट में पेश किया जाता है उसके लिए अलग से इनको पैसा दिया जाए, ठीक। मतलब समझ रहे हैं आप, कोई प्राइवेट कंपनी किसी को बैठाकर 1 रुपया भी देने के लिए तैयार नहीं है। सरकार यहाँ पर हजारों करोड़ों रुपए दे रही है, ठीक। एक आंकड़े के हिसाब से लगभग 1990-91 में 3-3.5 हजार करोड़ के आसपास में केंद्र सरकार पेंशन दे रही थी। और फिर वही आंकड़ा 2020-21 में 1,90,000 करोड़ हो गया। मतलब पेंशन के रूप में वो पैसा जा रहा है, उस पैसे से कोई भी 1 रुपए का काम भारत सरकार का नहीं हो रहा है, क्योंकि वो तो पेंशन जा रहा है उन लोगों को जो सेवानिवृत्त हो चुके हैं, जिनसे आपको 1 रुपए का सेवा नहीं मिलना है, ठीक। तो इसलिए वहां पर एनपीएस लाया गया और ओपीएस को रिप्लेस कर दिया गया। भारत सरकार ने कहा कि इससे बहुत बड़ी समस्या हो रही है और बजट में दिक्कतें आ रही हैं, इसके जगह पर हम कोई दूसरा कार्यक्रम कर सकते थे। तो ये हो गया ओपीएस, ठीक।
अब थोड़ा एनपीएस के बारे में बात करते हैं। तो ये अटल बिहारी वाजपेयी ने इसको 1 जनवरी 2004 में इसको रिप्लेस कर दिया था, ठीक है। और अटल जी की सरकार में एनपीएस लागू हुआ, न्यू पेंशन स्कीम। इसके तहत कर्मचारियों की जो सैलरी है उससे 10% काट कर हम पेंशन के रूप में उनको देंगे, ठीक। यानी कि अगर आप 1 लाख रुपए कमा रहे हैं तो 10% आपके सैलरी से कटेगा, और 1 लाख में से अगर 10% काटा जाए तो लगभग 10,000 रुपए आपके हर महीने आपके सैलरी से कट रहे हैं। मोटे तौर पर 1,20,000 के आसपास में वो जा रहा है। फिर इसके बाद मोदी जी जब आए तो उन्होंने इस 10% में 4% और जोड़ दिया, ये 14% हो गया। यानी कि अगर आप 1 लाख कमा रहे हैं तो 14,000 आपको देना पड़ेगा, आपकी सैलरी से कट होगी। प्लस उन्होंने ये कहा मोदी जी ने कि आप 14% आप देंगे, 14% सरकार देगी, आपके धन में अपना धन मिलाएगी सरकार। और फिर इसके बाद क्या करेंगे, ये इन्वेस्ट करेंगे, चाहे हाई रिस्क पे या लो रिस्क पे, जो भी स्कीम होगी, जैसे कि बॉन्ड हो गया, शेयर मार्केट में, म्यूचुअल फंड्स में, इत्यादि इत्यादि में। वहां से पेंशन का तो आपका पैसा रहेगा ही रहेगा, और जो आप इन्वेस्ट करेंगे उससे भी आपको पैसा मिलेगा, तो वो आपके पेंशन में जाएगी। तो ये निश्चित पेंशन यहाँ पर नहीं थी, जबकि ओपीएस में एक निश्चित पेंशन मिलती थी, और यूनिफाइड पेंशन स्कीम में भी आपको निश्चित पेंशन मिलेगी। उसके लिए कुछ शर्तें हैं जिसको आपको फॉलो करना पड़ेगा। ये तमाम शर्तें हैं, ठीक। अब जो जो इन शर्तों को पूरा कर रहे हैं वो कमर बांध लें और अपनी व्यवस्था करने में लग जाएं, क्योंकि सरकार सबको बुला बुला के काम नहीं करेगी, आपको खुद हाथ पैर थोड़ा सा मारना पड़ेगा यहाँ पर, ठीक है। एनपीएस की जगह यूपीएस स्कीम के तहत लाभ ले सकते हैं कौन, 2004 वाले जो नियुक्ति प्राप्त किए हैं, ठीक। तो उनको थोड़ा दौड़ना पड़ेगा। और तो 1 अप्रैल के बाद, 1 अप्रैल 2025 के बाद जो भी नियुक्ति प्राप्त करेंगे उनके लिए तो दिक्कत है ही नहीं, वो तो स्वयं से उनका कार्यक्रम हो जाएगा। तो ये सारे मसले थे। अब आपकी क्या राय है इस पर, कमेंट करके बात बताइएगा अपनी, और कमेंट करिएगा कि कर्मचारियों के वेतन पर ही क्यों इतना ध्यान दिया जाता है, उनके पेंशन पर इतना क्यों ध्यान दिया जाता है, जबकि देश वही रन कर रहे हैं एक्चुअल में। एमपी एमएलए लोग क्या कर रहे हैं, उनका पेंशन क्यों, मतलब ना तो घटाया जाता है ना उन पे कोई चर्चा होती है। अगर इनके लिए दिक्कत है तो एमपी एमएलए लोगों के लिए भी दिक्कतें होनी चाहिए, वो भी अपना सुधार करें। कमेंट में करिए। जय हिंद, वंदे मातरम।